हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके पेपर नंबर 2 यानी प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो कि आपका 50 नंबर का होता है, उसके अति लघु प्रश्नों को हल करने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन हम आज की क्लास में करेंगे वो सभी 2015, 2016, 2017 में आए हुए आपके प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है, तो आज हम प्रीवियस ईयर पेपर को लगाने वाले हैं। इसमें सभी के सभी मैंने अति लघु क्वेश्चंस को ही आज इंक्लूड किया है। तो आज पहले अति लघु क्वेश्चंस को करेंगे, फिर बाद में लघु क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइए। आप सभी को बहुत ध्यान से सुनना और समझना है, और फिर आप अगर चाहे तो साथ साथ कोई अगर पॉइंट ऐसा लगता है जिसके बारे में आपको नहीं पता है, आप उसको साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा। और फिर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। ऑनलाइन शिक्षण डीएलएड टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आपको वहां पर प्रत्येक क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है। तो दोस्तों, फिर आप वहां से समय समय पर रिविजन करते रहिएगा, तो आपको परमानेंटली सभी चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह के प्रश्न आपके जो है प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे इस सब्जेक्ट से। और काफी मार्क्स गेनिंग है, आपकी परसेंटेज को बहुत अच्छा कर सकता है अगर आप सही से सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आते हैं। तो चलिए सबसे पहले 2016 के प्रश्नों पर चलते हैं और यहाँ से शुरू करेंगे और फिर आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, आप सभी ने बहुत ध्यान से सुनना और समझना होगा, और साथ साथ अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप साथ साथ बताते हुए चलिएगा, उसको भी दूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है। यहाँ पूछा गया है कि शिशुओं के सर्वांगीण विकास करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं जो चलाई जा रही है। तो वह है दोस्तों इस स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, यानी प्राथमिक स्तर की बात हुई है तो प्राथमिक स्तर पर शिशुओं को पढ़ना, लिखना, गिनती ही केवल नहीं सिखाकर, बल्कि उनके पूरे सर्वांगीण विकास हेतु यानी खेल, कहानी, गीत, अन्य रोचक क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। यानी प्राथमिक स्तर पर क्या होता है, ना कि केवल उनको पढ़ना, लिखना और गिनती सिखाई जाती है, बल्कि उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए खेल, कहानी, गीत आदि रोचक क्रियाएं भी उनसे कराई जाती है, ताकि उनका जो है सर्वांगीण विकास हो। ठीक है, मतलब उनका शारीरिक विकास भी हो पाए, मानसिक विकास भी हो पाए, सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है। चलिए, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अगर आपसे आगे पूछा जाता है तो आप बिल्कुल इसका आंसर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। तो चलिए बता देते हैं। पहली जो सर्व शिक्षा अभियान है उसको संचालित करने के पहले उद्देश्य देखते हैं। ठीक है, और फिर देखते हैं हम आगे की बातें। तो उद्देश्य क्या है, पहले सन 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और विद्यालय शिविरों के सभी बच्चों को प्रवेश कराना। 2003 में इनका उद्देश्य यही था, इस योजना का, सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य था वह यही था कि बच्चों का प्रवेश कराना। ठीक है, 2003 में। फिर उसके बाद 2007 की बात करें तो उद्देश्य बदला। 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ले। फिर उन्होंने अपना उद्देश्य बढ़ाया और ये किया कि सिर्फ प्रवेश नहीं, उनको 5वीं क्लास की कक्षा तक पूरा उनकी शिक्षा पूरी कर लेनी चाहिए। तो अगले उसमें इन्होंने इस तरीके का उद्देश्य रखा। फिर सन 2010 में इन्होंने अपना उद्देश्य बदला और यह रखा कि 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा को पूरी कर ले। ठीक है, उसके बाद फिर से उद्देश्य में परिवर्तन हुआ। जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषप्रद, गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का इन्होंने उद्देश्य रखा। फिर उसके बाद सन 2010 तक विद्यालयों में शिक्षार्थियों की सार्वभौमिक
नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना, यानी ऐसा ना हो कि इरेगुलरिटी हो कि बच्चे को हम प्रवेश तो दिला दें लेकिन वो स्कूल में ना जाए। ठीक है, तो इसीलिए इनका 2010 में यही उद्देश्य रखा गया इस अभियान का, सर्व शिक्षा अभियान का। ठीक है, इसको सफल बनाने के लिए इस तरह की योजना ये बनाई गई कि कैसे करना है, आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से करना होगा। तो इन योजनाओं के तहत इनको जो है इन्होंने अपना टारगेट बड़ा करते गए और बढ़ाते गए। अगला क्वेश्चन आ जाता है 2016 में आया हुआ प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की मॉनिटरिंग का क्या प्रावधान है। तो विद्यालय की नियमित मॉनिटरिंग जनपद स्तर पर डाइट प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा समिति द्वारा की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है? डाइट प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा समिति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? जिला शिक्षा समिति के द्वारा। यहाँ से आपका ये प्रश्न जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी बन जाता है। अगला क्वेश्चन है 2016 का ही, भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाई क्या है। तो यहाँ बताना है जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के मार्ग में कौन कौन सी कठिनाइयां थी जो उनको फेस करनी पड़ रही है। वह है, सबसे पहली बात करें तो शासन की कमजोर नीति। ठीक है, शासन की कमजोर नीति जो है इसका सबसे कह सकते हैं हम महत्वपूर्ण कारक है या कठिनाई है। अगला है राजनीतिक कठिनाइयां। ठीक है, फिर होती है प्राइमरी स्कूल के प्रबंध तंत्रों की एकरूपता नीति का अभाव, फिर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विकास की विभिन्नताएं, शिक्षकों का अभाव। आपने देखा होगा कि जो एक रेशो होता है शिक्षक और विद्यार्थियों का वो कहीं भी फॉलो नहीं किया जाता है। हाल ही में अगर देखा जाए तो शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है और बहुत ज़्यादा छात्र उनके ऊपर है, ओवरलैप होती है क्लास में सिचुएशन, उनको संभालना भी मुश्किल होता है। तो इसी तरीके से ये जो है कठिनाइयाँ हो जाती है। अगर हम शिक्षा की उन्नति की बात करते हैं इसी तरह की चीज़ें कठिनाइयाँ बनती है। अगला है अपव्यय व अवरोधन। आगे बात करें आंकड़ों में भिन्नता, भौगोलिक कठिनाइयां भी हो सकती है, शिक्षण का निम्न स्तर और दोषपूर्ण पाठ्यक्रम भी इसका महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के उन्नति के मार्ग में यह सभी क्या है, कठिनाइयों की तरह काम करती है। ये सभी कठिनाइयां हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियों के विषय में संक्षेप में लिखिए। ठीक है, यहाँ पूछा गया है जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम होता है उसकी क्या क्या रणनीतियां हैं वो हमें बतानी है। तो इस कार्यक्रम की रणनीतियां कुछ इस प्रकार से है। पहला है बालिका शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाए। ठीक है, बालिका शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाए, विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल दिया जाए, वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण किया जाए, सामुदायिक सहयोग तथा समानता पर बल और अध्यापक दक्षता में वृद्धि हो। यह सभी क्या है? यह सभी है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियों के विषय में संक्षिप्त रणनीतियां। ठीक है, ये रणनीतियां हैं सभी। अगला क्वेश्चन आ जाता है संपूर्ण साक्षरता अभियान की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चलिए बता देते हैं, जो साक्षरता अभियान है उसकी 3 मुख्य विशेषताएं। ठीक है, हम 5 की बात करेंगे, आप कोई भी 3 उनमें से नोट कर सकते हैं और बता सकते हैं। इस अभियान की सफलतापूर्णता जनता की अभिप्रेरणा एवं सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। पहली तो यही है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान है तो जनता पर निर्भर करेगा कि जनता चाहती है अपने आप को जो है अपने स्टैंडर्ड को सही करना, शिक्षित वर्ग को बनाना, तो सबसे ज़्यादा तो उनका ही कंट्रीब्यूशन होगा कि वे पढ़ना चाहे, उनकी ऐसी स्थिति हो कि वो पढ़ सके। ठीक है, वो चाहते हो पढ़ना, तभी तो सरकार कुछ कर सकती है। अगर मान लिया कि पेरेंट्स ही तैयार नहीं है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए तो सरकार ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है। ठीक है, तो उनकी तरफ से भी उनकी अभिप्रेरणा होनी चाहिए, सामुदायिक सहयोग होना चाहिए, तभी सफलता मिलती है साक्षरता के अभियान में या फिर किसी भी अभियान में। अगला पॉइंट है संपूर्ण साक्षरता अभियान लक्ष्योन्मुखी है, केवल नामांकन वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं है। यानी केवल ऐसा नहीं है कि बच्चों को एडमिशन कराया और इनका काम खत्म हो गया, बल्कि इनका लक्ष्य है कि उनकी शिक्षा भी परिपूर्ण जो है पूरी हो।
आगे है, यह परियोजना विशिष्ट क्षेत्रों में समयबद्ध एवं स्वैच्छिक संस्थाओं व्यक्तियों के आपसी सहयोग से परिणामोन्मुखी है। संपूर्ण साक्षरता अभियान को संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों को अनुमति प्रदान की गई है। यह भी इसका हो सकता है विशेषता। आगे, इस कार्यक्रम में बाहरी लक्ष्यों को शामिल नहीं करते हैं बल्कि लक्ष्यों की पूर्ति सर्वे करा के की जाती है। ठीक है, सर्वे करा करके ही लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा में सर्वसुलभता से क्या आशय है? तो चलिए बता देते हैं। प्राथमिक शिक्षा की सर्वसुलभता की प्रथम सुविधा है विद्यालय का घर के निकट होना। सबसे बड़ी बात, घर के निकट होना चाहिए, जिससे बच्चे अकेले ही विद्यालय सुरक्षित रूप से कम समय में पहुंच सके। प्राथमिक शिक्षा की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर। प्रत्येक छोटे से छोटे गांव में विद्यालय स्थापित होना चाहिए। तो यही है सर्वसुलभता से आशय विद्यालय की। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा में सर्वव्यापी नामांकन से क्या आशय है? प्राथमिक विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष तक प्रत्येक बालक तथा बालिका की अनिवार्य रूप से परिवेश दिलाने को ही सर्वव्यापी मूल्यांकन कहा जाता है। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर्वव्यापी जो है नामांकन क्या होता है? तो यह होता है कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक बालिका को अनिवार्य रूप से प्रवेश दिलाया जा सके। अगला है, छात्रवृत्ति वितरण योजना क्या है? तो प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है और कक्षा 1 से 6 तक के छात्रों को दे छात्रवृत्ति हेतु पात्रता की कोई आयु सीमा प्रतिबंधित नहीं की गई है। समस्त योजना राज्य वित्त पोषित होती है। ठीक है, राज्य के द्वारा ही इनमें जो वित्त होता है वो पोषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है और 2017 में पूछा गया है। क्या है? समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। समाज के क्या प्रमुख कार्य है आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। समाज का प्रमुख कार्य बच्चों के लिए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करना तथा उन संस्थानों को चलाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है एक समाज का प्रमुख कार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी 2017 में पूछा गया है, जहां की पूछ लिया है मूल्य का अर्थ बताइए। मूल्य का क्या अर्थ होता है? तो मूल्य का अर्थ है किसी व्यक्ति या वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मान्य तथा उपयोगी हो जाए, वही होता है उसका मूल्य। वो कुछ भी गुण हो सकता है उसका, ठीक है, बस उसके कारण उसको सम्मान्य भावना से देखा जाना चाहिए, महत्वपूर्ण होना चाहिए वो सबके लिए। तो यही हो जाता है मूल्य का अर्थ। ठीक है, वो बाहर से कुछ भी नहीं होता अलग से। अगला क्वेश्चन है, ECCE शब्द संक्षिप्त में अंग्रेजी में पूरा लिखिए। यानी आपसे फुल फॉर्म पूछ ली गई है ECCE की। बहुत अच्छा है, पूछ लिया गया क्योंकि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। 2016 में यह प्रश्न आ चुका है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ECCE की फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, क्या है? E से अर्ली, ठीक है, E से अर्ली, C से चाइल्डहुड, फिर अगले C से केयर एंड E से एजुकेशन। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यही है ECCE की फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन 2016 में ही पूछा गया है। प्रथम चरण में मध्याह्न भोजन योजना प्रदेश के कितने जनपदों एवं कितने विकास खंडों में लागू की गई? यानी जब शुरुआत हुई थी मध्याह्न भोजन योजना की, तो आपसे पूछा गया है कि शुरुआत में कितने जनपदों में या कितने विकास खंडों में इसको लागू किया गया था। तो 38 जिलों एवं 248 विकास खंडों में इसको संचालित किया गया था प्रथम चरण में। ठीक है, जब इसकी टेस्टिंग हो रही थी प्रथम चरण में इसको 38 जिलों और 248 विकास खंडों में संचालित किया गया था। आगे आपसे पूछ लिया गया है NCERT के प्रमुख कार्य बताइए। बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं 2016 और 2019 दोनों एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया है बिल्कुल सेम क्वेश्चन। NCERT के प्रमुख कार्य चलिए बता देते हैं। अनुसंधान एवं नवाचार, आदर्श पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है, अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा। ठीक है, यह सभी क्या है? इसके प्रमुख कार्य है।
कि अनुसंधान एवं नवाचार, आदर्श पाठ्यक्रम हो, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान और अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 20 सितंबर 1985 में हुई। ठीक है, कब हुई? 20 सितंबर 1985 में हुई। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय एवं अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दोस्तों यकीन मानिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप देख भी सकते हैं 2016-17 में पूछा जा चुका है और 2020 में आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर दो वर्ड है, एक तो अपव्यय और दूसरा है अवरोधन। ठीक है, इन दोनों का अर्थ आपसे पूछ लिया गया है, दोनों अपने आप में बहुत अलग है। तो चलिए एक एक कर दोनों के बारे में जानते हैं। आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी यहाँ पूछा जा सकता है और लघु प्रश्नों में भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो पहले हम बात करेंगे अपव्यय की। अपव्यय क्या होता है? तो दोस्तों अपव्यय से हमारा तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही प्राथमिक शिक्षा के किसी स्तर से विद्यालय छोड़ देना है, उसे क्या कहेंगे? अपव्यय। यानी अगर बच्चे एक किसी विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय में जो है एडमिशन लेते हैं लेकिन बीच में ही उसको छोड़ देते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? शिक्षा का अपव्यय। ठीक है, क्या कहेंगे? अपव्यय। अब आगे बात करते हैं अवरोध क्या होता है? अवरोधन की बात कर लेते हैं। तो अवरोध से हमारा तात्पर्य है बच्चों का एक कक्ष में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना। यानी अगर बच्चा किसी चीज को समझ नहीं पा रहा है, वो अपने एग्जामिनेशन में पास नहीं हो पा रहा है, तो अगले साल भी उसको वहीं पर बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो उस चीज को हम बोलेंगे अवरोधन, यानी वो रुकावट है उसके विकास में। भारत में एक बड़ी मात्रा में छोटे छोटे अबोध बालक एक ही कक्षा में 1 से अधिक वर्ष के लिए रुक जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार पहली कक्षा में ही काफी बड़े बड़े बच्चे आपने देखे होंगे। ठीक है, खासकर जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं वहां पर आपको ऐसा देखने को मिलता है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अवरोध। या तो वे लेट अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से उनको ऐसे करना पड़ता है। लेकिन 1 से ज्यादा वर्ष अगर कोई बच्चा एक ही कक्षा में रुकता है तो उसको बोलते हैं अवरोधन। ठीक है, और अगर बीच में ही विद्यालय छोड़ देता है तो उसे बोलेंगे अपव्यय। अब आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, आपसे अलग अलग करके पूछ सकता है और एक साथ इस तरीके से भी इनके बीच आपसे अंतर पूछ सकता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही बढ़िया है, 3 बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है और बिल्कुल आगे भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहीं से बनने हैं और कहीं बाहर से नहीं आएंगे। तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। पूछा क्या गया है? पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम बताइए। जी हाँ, आपसे यहाँ पर पूछ ली गई है फुल फॉर्म। तो आपके इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे जहां आपसे सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म पूछी गई है और आपका 1 नंबर यहाँ से बन जाता है। क्या है पी मोस्ट की फुल फॉर्म? क्या है? प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर। ठीक है, पी और आगे क्या है? मोस्ट, MOST। ठीक है, पी मोस्ट। अब देखिए पी से क्या बना? प्रोग्राम, एम से ओ आपका साइलेंट रहेगा, मास ओ से ओरिएंटेशन, ठीक है, 4 साइलेंट रहेगा, फिर स्कूल और देन लास्ट में टीचर। आपको पता चल गई पूरी फुल फॉर्म मोस्ट की क्या होगी? पी मोस्ट, पी से प्रोग्राम, एम से मास, ओ से ओरिएंटेशन, एस से स्कूल, टी से टीचर्स। ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलेंगे सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है AOPT किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई? AOPT किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई? आपको यही बताना है। तो SOPT सॉफ्ट कार्यक्रम का आरंभ वर्ष 1993-94 से किया गया। सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए NCERT ने इसका उत्तरदायित्व सौंपा था। आपसे पूछा जा सकता है कि किसके लिए ऐसा किया गया, यानी किसके लिए ये योजना संचालित की गई? तो यह की गई थी दोस्तों जो शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है, शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। AOPT, ठीक है, SOPT, एस होगा यहाँ पे, सॉरी इन्होंने छोड़ दिया है, SOPT।
ए नहीं है, यहाँ पर एस है। SOPT कार्यक्रम का आरंभ 1993-94 में किया गया। क्यों? सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए NCERT को इसका उत्तरदायित्व सौंपा गया, यानी NCERT ने ही इसका जो है आगे का प्रोसेस संभाला। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2016 में पूछ लिया गया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मूलतः किन किन कार्यों से संबंधित है? तो चलिए बता देते हैं। इसके अंतर्गत राज्य, जनपद तथा स्थानीय स्तर पर विभिन्न इकाइयों के माध्यम से पूरे राज्य के 6 से 14 वर्ष के 100% बच्चों का नामांकन करना तथा विद्यालय सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबंधन करना शामिल है। तो यह हो जाता है इसका आंसर। आपको समझ आ गया होगा कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना का संबंध किससे है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के 100% बच्चों का नामांकन करना तथा विद्यालय सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबंधन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य कह सकते हैं आप, कार्य कह सकते हैं। दोनों चीजें यहाँ पर काम करेगी। ठीक है, तो समझ आई आपको इतनी सभी चीजें। आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। आगे के क्वेश्चन जो आगे के बचते हैं 2018-19 के, उन सभी को हम आगे आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और गाइस, लाइक करना क्लास को बिल्कुल मत भूला कीजिए। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, जिससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए और ज्यादा मेहनत करते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, अच्छे क्वेश्चंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आप भी हमें मोटिवेट करना बिल्कुल मत भूला कीजिए। मैं तो आपको करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन आपको भी अपना सहयोग दिखाना होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस। अब इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर अपने फ्रेंड्स को, बताएं कि यहाँ पर आपकी फुल टू प्रिपरेशन कराई जा रही है। आपके एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी, आपकी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग भी। कुछ भी नहीं हम ऐसा छोड़ेंगे जिससे कि आपको ऐसा लगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर जाना है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उसकी भी जिम्मेदारी हमारी है। ऑलराइट गाइस, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।